हेलो गाइस, वेलकम टू ओनली यूपीएससी। तो आज हम एक कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं जो इकोनॉमिक्स का है, वो है नेशनल इनकम, मतलब राष्ट्रीय आय। तो चलो आज हम शुरू करते हैं, क्या होता है ये और कैसे ये अर्थव्यवस्था में हम इसको समझते हैं, कैसे ये काम करता है, कैसे ये देश को मतलब प्रभावित करते हैं, कैसे इससे हम देश का जैसे देश का मतलब आकलन कर सकते हैं वो विकसित है या नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं ये होती क्या है। तो राष्ट्रीय आय वो होती है जिसे मतलब इसको जीडीपी भी कह सकते हैं। राष्ट्रीय आय को इसको हम जीडीपी भी कह सकते हैं। राष्ट्रीय आय को हम जीडीपी भी कह सकते हैं क्योंकि ये इसका मतलब होता है ये किसी देश की आर्थिक आकार को दिखाता है कि वो देश कितना मतलब आर्थिक विकसित है। ये दिखाता है कि जीडीपी या नेशनल इनकम ये दिखाते हैं कि वे कितने सक्षम है या फिर वो कितने देश मतलब विकसित है या उसकी अर्थव्यवस्था का आकार क्या है, इतना है या फिर इतना है, कितना है। मतलब जैसे कि अब अमेरिका के हिसाब से हम देखें तो भारत इतना है और अमेरिका की जीडीपी इतनी है। जीडीपी मतलब ठीक है। अब जीडीपी क्या होती है? सकल घरेलू उत्पाद। इसी के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है जीडीपी। तो हम जीडीपी को समझते हैं, जीडीपी क्या चीज़ है। तो जीडीपी को देखते हैं। जीडीपी को हम कह सकते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ये होता है कि एक वित्तीय वर्ष की अवधि में किसी देश के घरेलू क्षेत्र में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मान को जीडीपी कहते हैं। ये होता है किसी मतलब एक वित्तीय वर्ष हो गया मतलब फाइनेंशियल ईयर। ये फाइनेंशियल ईयर, कोई भी फाइनेंशियल ईयर हो, उसमें एक देश के अंदर जैसे मान लीजिए एक देश है, उत्पादित सभी अंतिम वस्तुएं साल का, जैसे कि बड़ा फाइनेंशियल कब शुरू होता है? अप्रैल से। ठीक है, अप्रैल शुरू होता है। तो अप्रैल से लेकर अगली अप्रैल तक, जैसे कि अब फिलहाल हम 2024 में हैं, तो अप्रैल 2024 से लेकर अप्रैल 2025 तक, तो ये अप्रैल 2025 में इसका आकलन होगा। और जो सभी अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं का मौद्रिक मान को जीडीपी कहते हैं। जो इस देश के अंदर, मान लो ये कोई देश है, इस देश के अंदर एक फाइनेंशियल ईयर मतलब वित्तीय वर्ष के अंदर उत्पादित सभी वस्तुएं एवं सेवाएं ठीक है, वस्तुएं एवं सेवाओं का मौद्रिक मान एक वो कहलाता है जीडीपी। जैसे कि ओबियसली हम इसको मतलब तिमाही में बांट लेते हैं। ठीक है, इसको हम जैसे कि एग्जांपल के लिए हम देखते हैं कि एक वित्तीय वर्ष मतलब फाइनेंशियल ईयर है, जैसे कि 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025, ये मान लेते हैं एक फाइनेंशियल ईयर है जो अभी चल रहा है। इसको हम तिमाही में बांट लेते हैं। इसको मतलब पूरे को तिमाही में मतलब देखते हैं, मतलब 4 क्वार्टर हो जाएंगे। एक टेबल से हम समझते हैं इसको, जैसे कि एक टेबल बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया क्वार्टर 1, ये क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। ठीक है, इधर 1 अप्रैल टू 30 जून। ठीक है, और ये हो गया 1 जुलाई टू 30 सितंबर। ठीक है, अब ये हो गया 1 अक्टूबर से टू 31 दिसंबर, और ये 1 जनवरी से 31 मार्च। ठीक है, तो ये एक ऐसे मान लेते हैं। इसे मतलब ऐसे मतलब तिमाही में मापते हैं, जैसे कि जिसमें साल में 4 क्वार्टर मतलब 4 महीने के 3 बार, जैसे कि मतलब 3 महीने के 4 बार। तो जैसे कि एक ये 3 महीने का ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, तो ये होता है किसी देश की जीडीपी। ये वस्तु एवं सेवाएं, ये वस्तु एवं सेवाएं क्या होती हैं अब ये भी देख लेते हैं। ये इसका मतलब क्या क्या टाइप है। जैसे कि
वस्तुएं होती हैं, जैसे कि वस्तुएं और सेवाएं। ठीक है, ये वस्तु होगी। दो प्रकार की होती हैं, अंतिम होती हैं एक तो, ठीक है, और एक होती है मध्यवर्ती। ठीक है, एक होती है अंतिम और एक होता है मध्यवर्ती। तो ये अंतिम में देख लेते हैं, अंतिम में कौन से आते हैं। जैसे कि इसमें भी दो प्रकार होते हैं, एक होती हैं उपभोक्ता, उपभोक्ता वस्तुएं, वह उपभोक्ता टाइप वस्तुएं, ठीक है, और एक होती है पूंजीगत वस्तुएं। ठीक है, पूंजीगत वस्तुएं। तो उपभोक्ता में क्या होते हैं, जो उपभोग करने के लिए बनाई गई हो, जो उपभोग के लिए बनाई गई हो, ठीक है, जो उपभोग के लिए बनाई गई हो। और ये होती हैं, ये उत्पाद प्रक्रिया में सहायक होती हैं। मतलब ये पूंजीगत वस्तुएं होती हैं, जैसे कि मशीनरी हो गई और भी उपकरण हो गई, ये जो मतलब सहायक होती हैं। ठीक है, और मध्यवर्ती में देखते हैं अब हम। मध्यवर्ती क्या होती हैं, वे वस्तुएं जो अन्य वस्तुओं के उत्पादन में प्रयोग की जाएं, ये होती हैं जैसे कि कच्चा तेल, जो और भी वस्तुओं के उत्पादन में प्रयोग की जाएं। इनका ये जीडीपी में नहीं जुड़ती हैं, एक आपको ध्यान रखना है, ये जीडीपी में नहीं जुड़ती हैं। ठीक है, ये जीडीपी में नहीं जुड़ती हैं, इस पर लगा दो क्रॉस। इनका मान जीडीपी में नहीं जोड़ा जाता, क्योंकि ये अंतिम वस्तु नहीं है, अंतिम वस्तुओं का ही जोड़ा जाता है। जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि किसी देश में एक वित्तीय वर्ष के अंदर उत्पादित सभी सेवाएं और वस्तुओं का अंतिम मौद्रिक मान, तो अंतिम में तो ये अंतिम थोड़ी है, इनका तो प्रयोग किया जाएगा उनको सहायक वस्तु के रूप में। तो इनके मतलब, और ये होती हैं जो अंतिम वस्तु होती हैं, उत्पादन और वितरण प्रक्रिया से बाहर होती हैं। ठीक है, और इन मध्यवर्ती में जैसे कि क्यों नहीं जोड़ते, तो दोहरी गणना हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल में सेवा में हॉस्पिटल और डॉक्टर। ठीक है, तो हम सेवा का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि सेवा में कौन कौन होता है, हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में डॉक्टर। ठीक है, तो ये होती हैं अंतिम और मध्यवर्ती वस्तुएं। अब हम देखते हैं हम घरेलू क्षेत्र कौन सा होता है, ये भी जो भी मतलब इसमें घरेलू क्षेत्र क्या होता है, तो हम देख लेते हैं घरेलू क्षेत्र। घरेलू क्षेत्र, ये घरेलू क्षेत्र क्या होता है, देखो, जो उसकी राजनीतिक सीमा है, किसी भी देश की राजनीतिक सीमा। ठीक है, राजनीतिक सीमा प्लस EEZ। ठीक है, इकोनॉमिक जोन होता है वो, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, ये होता है जो किसी भी देश की 200 नॉटिकल माइल, ये होता है जो उधर तक रहता है। ठीक है, इतना इसका वो होता है। अब इसमें और क्या जुड़ता है, इसमें जुड़ता है विदेशों में स्थित दूतावास, जो दूतावास स्थित हैं विदेशों में, वाणिज्यिक दूतावास एवं सैनिक संगठन जैसे कि अमेरिका ने लगभग जो भी मतलब लगभग हर देश में अपने सैनिक संगठन बना रखे हैं। जैसे जभी तो अमेरिका को सुपर पावर कहा जाता है, उसने लगभग हर देश में लगभग जैसे ये अरब के देश हो गए, खाड़ी देश, इन्हों में बना रखा है। और क्या जुड़ेगा इसमें घरेलू क्षेत्र में, देश के निवासियों द्वारा स्वामित्व वाले जहाज, हवाई जहाज, तेल के कुएं आदि से अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र से अर्जित आय, जैसे कि देश के जो निवासी हैं, ठीक है, जो निवासी हैं उनके द्वारा स्वामित्व वाले जहाज, हवाई जहाज, एयरप्लेन, तेल के कुएं आदि। जैसे एग्जांपल के लिए एयर इंडिया, टाटा ने खरीद रखी है। अब जो एयर इंडिया से, जो मान लो अमेरिका के अंदर एयर इंडिया की वो है, ठीक है, अब ये एयर इंडिया यहाँ से लगा लो टोक्यो से कोई से मतलब और भी मतलब कोई सा मिशिगन उधर जाती है उसके स्टेट में, यहाँ से यहाँ। तो जो अपनी एयर इंडिया की जो वो होगी आय होगी, वो
हमारी जीडीपी में जुड़ेगी। ठीक है, तो ये हो गया घरेलू क्षेत्र। अब हम देखते हैं, ये तो जीडीपी था, हमने जीडीपी पढ़ ली। अब देखते हैं ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। अब देखते हैं ये ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, हिंदी में इसको कहते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ये क्या होता है, एक वित्तीय वर्ष की अवधि में देश के नागरिकों या फिर सामान्य नागरिकों द्वारा उत्पादित सभी वस्तुएं एवं सेवाओं के मौद्रिक मान को जीएनपी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें था जीडीपी में था देश के अंदर, मतलब उसकी राजनीतिक सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष के में अर्जित वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मान, वो था जीडीपी। अब जीएनपी क्या होता है, नागरिकों के द्वारा, देश के सामान्य नागरिकों के द्वारा वे सभी वस्तुएं एवं सेवाओं का मौद्रिक मान जो उस देश के नागरिकों ने किया है वो कहलाता है, उसका मौद्रिक मान जीएनपी कहलाता है। ठीक है, जैसे कि सामान्य निवासी, देखो दो प्रकार के निवासी होते हैं। एक होते हैं सामान्य निवासी जिन्हें हम ए कह देते हैं, एक होते हैं गैर निवासी। जैसे भारत में रहते हैं कई विदेशी रहते हैं, ठीक है, ये सामान्य निवासी कहलाते हैं। ठीक है, जैसे अब हम एक देखते हैं, एक क्या है इसमें, सामान्य निवासी द्वारा देश के घरेलू क्षेत्र से अर्जित आय। जो ए है इसमें जो है ये मतलब देश के सामान्य निवासी द्वारा। अब सामान्य निवासी द्वारा विदेशों से अर्जित आय, ये बी क्या है, वी है, मतलब ये तो हो गया देश में और ये होता है विदेश में। ठीक है, तो हम समझ लेते हैं अच्छे से। सी क्या है, गैर निवासी द्वारा देश के घरेलू क्षेत्र से अर्जित आय। तो हम एक जीडीपी और जीएनपी से समझ लेते हैं, ए और ए बी सी से। तो जो जीडीपी होती क्या होती है, ए प्लस सी, इसमें विदेश का नहीं जोड़ा जाता, इसमें बी नहीं जुड़ता जीडीपी में। ठीक है, और जीएनपी होती है देश के सामान्य निवासी, तो इसमें सी नहीं जुड़ेगा, इसमें हो जाता है ए प्लस बी, क्योंकि सी तो होता है गैर निवासी, जो यहाँ पर आके जैसे कि कोई फैक्ट्री होती है जिसने वहाँ पर लगा ली, लेकिन वो रजिस्टर हो रही है वहाँ पे दूसरे देश में, इसमें रजिस्टर नहीं है अपने देश में। ठीक है, अब जीएनपी, अब हमें एक फॉर्मूला है उससे देख लेते हैं। जैसे कि जीएनपी क्या होता है, जीडीपी प्लस एनएफआईए और बी माइनस सी। ठीक है, तो एनएफआईए मतलब कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अबॉर्ड, मतलब जो विदेश से अर्जित आय है उसको हटा देंगे। तो एनएफआईए मतलब जो बी माइनस सी। ठीक है, तो ये इसका ये फॉर्मूला निकल जाएगा। तो जैसे कि अब हम देख लेते हैं ऐसे इसमें करके, जैसे जीडीपी को मतलब क्या लिख सकते हैं हम, ए प्लस सी। ठीक है, प्लस एनएफआई मैंने अभी बताया आपको, बी माइनस सी इज इक्वल टू, इसको हम काट देंगे तो ये कट गया, प्लस माइनस कट गए, तो ये बन गया ए प्लस बी, और ए प्लस बी मैंने आपको बताया था जीएनपी कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जीएनपी। ठीक है, अब हम देखते हैं आगत। आगत क्या होता है, आगत मतलब इनपुट। ठीक है, इनपुट कहलाता है आगत। इनपुट भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं कारक आगत होता है। ठीक है, एक होता है कारक आगत। ठीक है, ये कारक आगत क्या होता है, और दूसरा होता है गैर कारक आगत। दूसरा होता है गैर कारक आगत। ठीक है, तो कारक आगत देखते हैं क्या होता है। देख, कारक आगत ये होते हैं फैक्टर, ये प्राथमिक आगत होते हैं, जिससे मतलब किसी भी मतलब वो कमाने के लिए, मतलब फैक्ट्री लगाने के लिए, या फिर किसी भी मतलब वो करने के लिए, व्यापार करने के लिए, ये मतलब ये कारक आगत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये कारक आगत ही कहलाते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं, ये होते हैं भूमि,
भूमि, श्रम, तीसरा है पूंजी और है उद्यम। ठीक है, अब हमें भूमि से क्या मिलेगा, किराया मिलेगा। देखते हैं इससे हम क्या मतलब आगत क्या मिलता है, इनपुट क्या होता है। श्रम में क्या मिलेगा, वेतन। पूंजी पे क्या मिलेगा, ब्याज। और उद्यम पे क्या मिलेगा, लाभ। ठीक है, ये क्या है, ये आय के स्रोत हैं। ठीक है, ये सभी आय अर्जित करने आय कर सकते हैं, आय। ठीक है, और इसमें मतलब क्या है कि मूल्य में वृद्धि करते हैं, केवल मूल्य में वृद्धि करते हैं। ठीक है, इसमें मूल्य वृद्धि करते हैं, इनमें मूल्य वृद्धि होती रहती है। ठीक है, ये हो गए हमारे क्या है, ये देखते हैं कारकागत हो गए, गैर कारकागत जो मतलब द्वितीयक आगत होते हैं। ठीक है, द्वितीयक होते हैं, सेकेंडरी होते हैं। ठीक है, वो प्राइमरी थी, सेकेंडरी। ये होते हैं अन्य सभी, इनको छोड़कर अन्य सभी, ये इन चारों को छोड़कर अन्य सभी, सभी प्रकार का कच्चा माल और भी अनेक को एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो ये हो गए कारक और गैर कारक आगत। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे ग्रॉस और नेट में क्या अंतर होता है, राष्ट्रीय आय एवं उसके संबंधित अवधारणाएं। तो नेक्स्ट वीडियो हम समझेंगे राष्ट्रीय आय से नेक्स्ट संबंधित अवधारणाएं। तो आज के इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। कल हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय एवं उससे संबंधित अवधारणाएं।